पवई विधानसभा में 90 के दशक में आपके पप्पा साहब ने चुनाव लड़ा, तो उसमें एक नारा था कि मोहर लगेगी, हाथी से था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था जो कि उनका चुनाव चिन्ह हाथी था। तो उसमें एक नारा लगा था कि मोहर लगेगी हाथी पे, नहीं तो गोली गलेगी छाती पे और लाश मिलेगी घाटी पे। इस नारे को आप अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस विषय पे भी हमारे पिताजी से हमारी चर्चा हुई है। ये हमारे पिताजी का दिया हुआ नारा नहीं था। हम्म। उस समय पर भी बदनाम करने के लिए विरोधियों ने ये नारा दीवारों पे लिखवा दिया था कि लोगों के दिमाग में ये जाए कि ये धमकी दे के वोट लेना चाहते हैं, जी। तो उन्हें वोट नहीं देंगे। उस कारण से ये प्रचारित किया गया था। जो सामने लोग चुनाव लड़ रहे थे उनकी एक तरह से योजना थी कि अगर इस प्रकार से लिखाई करेंगे हाँ। तो लोगों के दिमाग में जाएगा कि ये गुंडागर्दी करके वोट लेना चाहते हैं और उनको वोट नहीं देंगे। इसमें पिताजी का कोई पक्ष नहीं था? उन्होंने ये नहीं लिखवाया। प्रचार भी हाथियों से होता था? नहीं, हाथी चुनाव चिन्ह था हम्म। और चुनाव जीतने के बाद हाथी से वो विधानसभा गए थे। हाँ, ये भी है कि जब वो जीते तो हाथी से विधानसभा गए, वहाँ भी उनकी कुछ नोकझोंक हुई, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो वहाँ फिर उनने बोला कि हाथी राजाओं की सवारी है और हम हाथी से ही प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। अब इसमें इतना क्या डिटेल सच में है? तो मुझे नहीं जानकारी है, पर मुझे इतना पता है कि हाथी से वो विधानसभा हाथी से विधानसभा गए थे। जो आपने 2018 के बाद कांग्रेस में चयन किया और आप कांग्रेस में आए। आपने मेहनत भी बहुत की, पैदल यात्रा भी निकाली, पद यात्रा की। इसके बाद उस समय पे आपकी पत्नी का भी निधन हो गया। ऐसे समय में कांग्रेस ने पहले आपको हाँ बोला और फिर बाद में टिकट काट ली, तो आपको नाराज़गी जाहिर नहीं हुई? हुई नाराज़गी। हम लोग लड़े भी जब तक लड़ने की संभावना थी। हम्म। जब जब जो भी टिकट वापस होने का आखिरी दिन था तब तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उसकी। हम्म। पार्टी के सामने ये बात रखी कि आपने जो प्रत्याशी भेजा है वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। हम्म। और सिर्फ अपने लिए नहीं, ये भी बात रखी कि अगर आप हमें नहीं देना चाहते, आपको मान लीजिए कि समाज में ही देनी है, तो इस समाज से जो लोकल के व्यक्ति हैं इनमें से किसी को आप टिकट दीजिए। हम्म। पर अब वही है, पार्टी का निर्णय है, फिर अंतिम में जो होता है। तो आपने नामांकन भी डाल दिया था, आपने यहाँ से और छोटे भाई ने बबई से? नहीं, हम ही ने डाला था, पवई से भी और यहाँ से भी। यहाँ से, अच्छा। आपने फॉर्म भी डाल दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2018 से जो आपकी मेहनत है, अपनी जनता की पूंजी को जी। आपने एक ऐसे प्रत्याशी के सुपुर्द सौंप दिया जो कि बाहर से आया हुआ था और उसकी छवि कहीं ना कहीं बाहुबली की थी, और वो एक व्यवसायी व्यापारी था, नेता उनको अगर देखिए, बोला जाए तो चरण सिंह यादव को आपने जी, साथ क्यों दिया? दो अलग अलग सवाल हैं, इसका हम अलग अलग आपको उत्तर हम्म। देंगे। पहला, नामांकन हमने जो डाला था वो केवल अपनी नाराज़गी पार्टी को व्यक्त करने के लिए डाला था हम्म। और दोनों जगह के प्रत्याशियों को बता करके डाला था। हम्म। यहाँ चरण सिंह को भी हमने बता दिया था, चरण सिंह जी को भी हमने बता दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। है। पर जो हमारे साथ गलत हुआ है वो कमलनाथ जी को कम से कम उसका एहसास हो हम्म। और वो चर्चा करें हमसे कि गलत हुआ है। हम्म। और वहाँ मुकेश नायक जी को भी ये बात करके नामांकन भरा गया था। हम्म। अगर चुनाव लड़ने की दृष्टि से डाला होता तो वो बहुत धूमधाम से और बड़े उस तरीके से नामांकन करते। फिर दोनों ही प्रत्याशियों ने जाके कमलनाथ जी से बात की, कमलनाथ जी ने हमसे चर्चा की। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि आप कि किसने आपको बिजावर तैयारी करने के लिए कहा या जो कुछ भी बात हुई। और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बन रही है, आप साथ रहो, और जो भी होगा, आपके पिताजी हमारे साथ राजनीति करते थे और हम आपका ध्यान रखेंगे। और कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, पार्टी के दोनों बड़े नेताओं से चर्चा करके और फिर हमने पार्टी का सहयोग किया। अच्छा, दूसरा सवाल आपका जो चरण सिंह जी के लिए था। जी। देखिए, ये तो तय था कि पार्टी से विद्रोह करके विरोध तो नहीं करना है, रहना पार्टी के साथ ही है। और पहले बिल्कुल हमारा विचार ये था कि हम केवल पवई विधानसभा में पार्टी का काम करेंगे, बिजावर में पार्टी का काम नहीं करेंगे। फिर चरण सिंह जी यहाँ आए। पहले दिन थोड़ा सा अलग चर्चा हुई। आके उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, आप लोग साथ आ जाइए। हमने कहा कि आप जीत रहे हैं तो बधाई है आपको, पर हमारी ज़रूरत तो वैसे भी आपको नहीं है। थोड़ा तब पॉजिटिव बात नहीं हुई। अगले दिन वो फिर दोबारा आए। फिर हमने वही कहा कि जब आप मतलब उटपटांग आंकड़े बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में 80,000 तो यादव वोट है, 20,000 मुस्लिम वोट है, मुझे 1 लाख वोट मिल रहा है, मुझे
चुनाव तो मैं जीत ही रहा हूँ। अगले दिन जब चर्चा हुई तो फिर हमने कहा कि आप चुनाव जीत ही रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो उनने फिर बोला कि नहीं राजा, वो तो ऐसा दिखाना पड़ता है कॉन्फिडेंस लोगों को, लेकिन हालत थोड़ी नाजुक है और आप लोग का सहयोग चाहिए। फिर सही आंकड़ों पे भी चर्चा हुई कि कौन सा किस समाज का कितना वोट है विधानसभा के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे ही बैठ के अपने बच्चे की कसम खाई थी कि आप सहयोग करो। और मेरे साथ मुझे भी ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया है, मैंने टिकट मांगी नहीं थी यहाँ से, और आप मेरा सहयोग करिए और हम पहली और आखिरी बार यहाँ से लड़ रहे हैं और भविष्य में आपके साथ रहेंगे हमेशा, बस एक बार आप सहयोग कर दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने यहाँ पे जो बात की है वो अपन जटाशंकर पे चल के बात करें, शंकर जी के सामने बात हो। तो जटाशंकर गए, उन्होंने शंकर जी के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि हम बस ये चुनाव हम जीतें चाहे हारें, और हम आगे या भविष्य में आपके साथ रहेंगे, जीत भी जाएंगे तो भी हम किसी और विधानसभा से टिकट मांगेंगे, यहाँ से नहीं मांगेंगे, और आप हमारे साथ रहिए। और हमने भी उनसे बोला कि ठीक है। और उन्होंने जो बात रखी कि जैसा आप चुनाव लड़ रहे थे, आप तो यही समझिए कि आपको टिकट मिली है और उसी प्रकार से आप कैंपेन को चलाइए, और जैसा आप चुनाव लड़ रहे थे हम लोग वैसे ही लड़ेंगे। शुरू में 2-4 दिन उन्होंने बात, जैसा हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया उस प्रकार से उस रणनीति पे काम भी किया। फिर शायद 4-5वें दिन से उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि चुनाव जीत ही गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने बोला भी कि ये रणनीति है, अपनी जो बात हुई थी आप इन रणनीतियों को पूरा करिए। उन्होंने कहा कि अब राजा ज़रूरत नहीं है कुछ, चुनाव तो अपन जीत ही गए, माहौल बहुत अच्छा है, अब किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मतलब जो भी उनको गलतफहमी हुई हो, उसके बाद पहले दिन से हमने उनको क्लियर किया था कि भाई कमलनाथ जी ने हमको दोनों विधानसभाओं में काम करने के लिए कहा है, तो हम एक दिन बिजावर में काम करेंगे, एक दिन पवई में काम करेंगे। आप अपना रूट बना लीजिए जैसा आपको ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे हम आपके साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ पे उन्होंने बुलाया हर जगह पे उनके साथ मीटिंग्स में भी रहे, जो भी प्रचार का मतलब पूरी प्रक्रिया होती है वो की। पर जैसे ही वोटिंग के दिन 6 बजे वोटिंग ख़त्म हुई, अगले दिन से वो आरोप लगाने लग गए कि ईश्वर ने साथ ही नहीं दिया। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि उनकी क्योंकि अब रुचि है बिजावर से और राजनीति करने की, तो अगर वो ये बोल देंगे कि केशव ने साथ दिया तो उनको जटाशंकर वही आरोप लगाने लगे। आरोप तो आप पे ये भी आता है कि आपने जब उनसे उनका साथ दिया तो कहीं ना कहीं आपसे लोग बोलें या ना बोलें, इधर उधर से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आपने लेन देन में साथ किया था, देखिए साथ दिया था। चरण सिंह जी ने मतलब बहुत खुली बात कर रहा हूँ मैं, टिकट वो कैसे लाए, अफवाहें तो हर चीज़ हो जाती है तो विश्वास नहीं कर सकते, पर पूरे चुनाव में इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा जितना हमने बिना चुनाव के 2-4 महीने में हम लोग वैसे भी राजनीति में खर्च कर चुके थे नहीं कर देते हैं, तब भी करते हैं और अब आगे भी करते हैं। अभी भी। और जितने समय पे जब ये बात उठी, और ये बात हम लोग भी समझते हैं कि जब चुनाव होता है तो ये हमें विश्वास है कि ये चरण सिंह जी की फैलाई हुई अफवाह नहीं है, ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई गई थी जी, कि हम लोग जितने भी लोग जो चरण सिंह जी का साथ दे रहे थे चुनाव के दौरान पे, उनको शर्म लगे कि यार हम लोग बदनाम हो रहे हैं, तो अब प्रचार में नहीं उतरना है और घर बैठ जाएं कि भाई हम लोग बदनाम हो रहे हैं तो हम प्रचार कांग्रेस का नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी की साजिश स्वाभाविक सी बात है, चुनाव के समय पे हर कोई करता है। चरण सिंह जी से थोड़ा सा जो हम लोग को बुरा लगा वो बात यह है कि उनको इस बात का प्रखर रूप से खंडन करना चाहिए था। जितने समय पे वो प्रचार में हम लोगों के साथ रहे तब तो वो खंडन करते रहे, जिस गांव में गए करे नहीं राजा को हम थोड़ी खरीद सकते, राजा को कौन खरीद सकता है या जो भी, पर उन्होंने उस प्रकार से जिस तीव्रता से ये आरोप लगाए गए थे उस तीव्रता से उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, उसका भी उनको नुकसान हुआ जी। जैसा कि आपको बताएं कि ये जो अफवाह फैली है इसके कारण से उनका माहौल शुरू में बना कि लोगों के बीच में ये सोच गई कि जब इसने इतने बड़े बड़े आदमियों को खरीद लिया जी तो इतना बड़ा कुबेर है कि जनता को भी बहुत पैसे बांटेगा। बिल्कुल, ये तो कार्यकर्ताओं में बहुत पैसे बांटेंगे। तो ये एक अफवाह चली जिस कारण से लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इनका स्वागत वगैरह करना चालू किए। शरण सिंह जी ने शायद इसीलिए उस बात का खंडन नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि इससे मेरी छवि बढ़ रही है कि मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि जब अंत में वोटिंग के दिन आए
लोगों को अपेक्षा थी कि भाई आपने जब करोड़ों रुपए इतने बड़े बड़े लोगों को बांट दिए हाँ, तो 10-50 हज़ार तो उनको भी हमें भी मिलेंगे। दोगे। जब आपने इस अफवाह का खंडन नहीं किया और लोगों के मन में ये उम्मीद बंधी रही, हाँ, अंत समय पे जब किसी को कुछ मिला नहीं, हाँ, फिर जो हमारी भी जो प्रचार करने की क्षमता थी, हाँ, जैसे अगर हम आपको फ़ोन लगाएं जी, कि आजुल भाई कांग्रेस का काम करना है और आपको अपना पूरा पोलिंग देखनी है, जी, आप मुंह पे भले ही नहीं बोलोगे, आप मन में क्या सोच रहे हो कि आपने तो रख लिया 1.5 करोड़ बिल्कुल, और हमें 1500 रुपये भी नहीं भेजे, हम क्यों काम हाँ, करें। तो अगर इस बात का उन्होंने तीव्रता से खंडन किया होता और लोगों के सामने सच्चाई रखी होती, तो लोगों को इतनी बेवजह की आशाएं उनसे ना होती, जी, और इस कारण से जो आखिरी में जो वोट छटका है वो नहीं छटकता। बहुत सी कमियां हुई उनकी तरफ से चुनाव प्रचार में, और ऐसा नहीं कहेंगे हमें तो जानकारी है कि कहाँ पे क्या कितना उन्होंने खर्चा किया। मतलब उनकी सबसे बड़ी हमने निंदा ही उनके सामने भी यही की कि आप बिल्कुल भी चुनाव में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। कम से कम कार्यालय में जो आम कार्यकर्ता होता है, हमने बोला उनको भी यही समझाया था कि जैसे अगर हम चुनाव लड़ते जी, और हम पैसा नहीं दे पाते जब कार्यकर्ता को, तो कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च कर लेता कि भाई केशव राजा से हम तो बचपन से मिलते रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, ठीक है ये कहाँ जाएंगे, इनसे हम चुनाव के बाद भी ले लेंगे। मैंने कहा आप बाहर से आए हैं, आप डीजल पेट्रोल के लिए भी अगर कार्यकर्ता को पैसे नहीं देंगे तो वो आपके लिए क्यों पैसा खर्च करेगा अपना खुद का, क्योंकि ना तो आपसे पहले से कोई संबंध है और ना ये गारंटी है कि चुनाव के बाद आपसे वो मिल पाएगा बाहर के तो कम से कम आप अभी कोई कमी नहीं रखें। पर उन्होंने हमेशा टालते रहे कि नहीं राजा, ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं। तो जो भी उनकी रणनीति थी, मुझे लगता है कि वो आपको रणनीति सही नहीं थी, जिस कारण आपको ही कहीं ना कहीं एडवाइस देते रहे। वो चुनाव देखिए प्रत्याशी वो थे, हम लोग सलाह दे सकते, सलाहकार थे। जब उन्होंने जिस बात के लिए मना कर दिया कि ये नहीं करना है, ऐसा ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, तो ठीक हमने अपनी सलाह दी, उसके हिसाब से जो उन्होंने निर्णय लिए उसका परिणाम है। आपकी बिजौर विधानसभा की जनता जो आपका हाथ पकड़ के चल रही थी, लेकिन आखिरी स्टेज तक जाते जाते आपने किसी और के उनको हाथ थमा दिया, तो आपको क्या लगता है, जनता के साथ आपने न्याय किया? जनता आपसे असंतुष्ट थी या जनता का भी सहयोग था कि चलो आपकी जिसमें राय है उसमें हम जनता लोगों की भी ने राय है? सर्वे करवाए थे और ज़्यादातर लोग जो हमसे व्यक्तिगत जुड़े हुए थे उनका कहना था कि आप चुनाव लड़ो जी, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में इतने नहीं थे कि हम लोग चुनाव जीत पाते। सर्वे होते हैं, हम लोग भी व्यक्तिगत करवाते हैं जब चुनाव की स्थिति बनती है। आपका निर्दलीय लड़ने का? निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते तो चुनाव नहीं जीतते जी, और जो उस समय पे हम लोग प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी को चुनाव हराना है। अब अगर हम भी लड़के और कांग्रेस का वोट उतना काटते तो बीजेपी और उतनी मजबूत होती। तो काफ़ी लोगों ने जो सुझाव दिए कि नहीं पार्टी के साथ रहें, ज़्यादातर लोगों ने सुझाव दिए कि नहीं आप चुनाव लड़ो। लेकिन जो निर्णय हमको अंत में लेना था वो ये था कि जब खुद भी नहीं जीतेंगे और पार्टी को भी हराएंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं जी, और उस समय पे हम सबको उम्मीद थी कि सरकार बन रही है। जो परिणाम आए उसकी अपेक्षा कांग्रेस में किसी को भी नहीं थी, तो ये लगता था कि जब सरकार बन रही है तो क्यों पार्टी का एक सीट का नुकसान करो। जी, जो 18 में हुआ ऐसा ना हो कि 2-4 सीट की कमी के कारण हम लोग सरकार ना बना पाएँ। तो एक वही विचार था कि भाई पार्टी की अगर सरकार बनने की रेस में हम लोग हैं तो पूर्णतः उसको कंप्लीट करें और सरकार बनाएं। तो पवई विधानसभा से भी हमने फॉर्म डाला था जी, और स्वाभाविक सी बात थी कि उस समय पे एक नाराज़गी थी पार्टी के प्रति जो व्यक्त करना चाहते थे जी, और पवई से भी लोगों के संपर्क से फ़ोन आ रहे थे। बिजौर में भी अपने कार्यकर्ताओं से जो सर्वे हम लोगों ने करवाया था, जी, ज़्यादातर लोग चाहते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। फॉर्म भरने के बाद कमलनाथ जी से संपर्क हुआ, कमलनाथ जी का फ़ोन आया, कमलनाथ जी ने समझाया कि सरकार बन रही है, उसमें अपन बाधा ना बने। और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पार्टी के दोनों बड़े नेताओं से उस समय पे चर्चा कर के निर्णय लिया कि और हम लोगों को भी उस समय विश्वास था, लगभग सभी कांग्रेसियों को विश्वास था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी, तो ये 1-2 सीट से कहीं हम रह ना जाएं, उस चक्कर में पार्टी के हित के लिए वो निर्णय लिया कि चुनाव अभी नहीं लड़ना चाहिए। अभी आप 2027 का चुनाव कहाँ से लड़ने का प्रयास करेंगे, बिजौर विधानसभा या पवई? देखिए, पवई विधानसभा से एक चुनाव हम लड़ चुके हैं जी, तो वहाँ पे भी लोगों से जुड़ाव है, पिताजी वहाँ से विधायक रहे, वहाँ पे भी
एक जुड़ाव है और एक जिम्मेदारी है जनता के प्रति। बिजौर से हमारी माताजी विधायक रही हैं और बिजौर से भी लगभग बहुत मेहनत करके हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया था, जो हमें विश्वास था कि हम लोग भाजपा को हराने में सक्षम रहेंगे। तो दोनों ही विधानसभाओं में जनता से पारिवारिक स्नेह और पारिवारिक जुड़ाव हमारा व्यक्तिगत हो चुका है। हमारे परिवार का जो था वो तो था, पर हमारा व्यक्तिगत भी अब हो चुका है। तो ये निर्णय हम तो कभी भी नहीं ले पाएंगे कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए जी पर क्योंकि दलीय राजनीति करनी है, कांग्रेस पार्टी से राजनीति करनी है जी, तो ये निर्णय हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेगा और वही निर्णय लेंगे कि कहाँ से हमारा लड़ना उचित होगा, कहाँ से पार्टी और हम लोग सब सहयोग करके किसी और को जिता सकते हैं, कहाँ से पार्टी और हम लोग सब लोग सहयोग करके किसी और को जिता सकते हैं जी। तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। और क्योंकि सिर्फ हमारी या किसी एक नेता की राय की बात ये नहीं होती है। जो राहुल गांधी जी आजकल बात कर रहे हैं जातिगत संतुलन बनाने की और जातिगत समीकरण के साथ हर समाज के लोगों को न्याय देने की, उस फॉर्मूले के हिसाब से भी कैसे लोग सही बैठते हैं, किस ज़िले में सवर्ण से पिछड़ा से किसको कौन विधानसभा से टिकट देनी चाहिए जी, उस फॉर्मूले से भी देख करके जहाँ पर उचित होगा हमें विश्वास है कि पार्टी हमें मौका देगी और जहाँ पार्टी दूसरी जगह बताएगी तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाए। आपको अपनी पार्टी के ऊपर कितना विश्वास है? क्योंकि अभी देखा गया है कि आपको 2023 में भी आश्वासन मिला और लास्ट में आपकी टिकट काट दी गई, वो भी उस समय पे जिस समय पे आप अपने दुखद परिवारवाद से घिरे हुए थे, जिस समय आपकी पत्नी का देवलोक हो गया। ऐसे समय में पार्टी ने आपके साथ आपको नज़रअंदाज किया, आपके स्थान पर किसी और को टिकट दे दी और अभी भी कहीं ना कहीं आपका नाम अभी जिलाध्यक्ष की लिस्ट में आ रहा था कि आप जिलाध्यक्ष बन सकते हैं छतरपुर ज़िले के, लेकिन लास्ट में बनते बनते वो भी किसी और को बना दिया गया। तो आपको कितना विश्वास है आपकी पार्टी के प्रति? देखिए पार्टी में कभी भी मतलब पार्टी कोई ऐसी अपने आप में बॉडी नहीं है जो ये निर्णय लेती है जी, उसके सदस्य होते हैं जो बैठ कर के नेतागण चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं किसको कहाँ से मौका दिया जाना चाहिए, चाहे जिलाध्यक्ष की बात हो चाहे पार्टी के टिकट की बात हो। पर अभी जिलाध्यक्ष के दौरान भी बड़े नेताओं से हमारी लगातार चर्चा हुई और ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था, बड़े नेताओं के दिमाग में कि जो लोग विधानसभा लड़ना चाहते हैं वो संगठन में अभी अन्य लोगों को मौका दें। हालांकि बड़े जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी भी उठाई है जी, वो अलग बात है, पर हम लोग अभी उस तरह के नेता नहीं हैं कि हर तरफ काम कर सकें। तो पार्टी एक निर्धारित करती है कि किसका उपयोग कहाँ पे किस समय पे लिया जाना है। तो पार्टी में जैसा कि अभी आपने देखा है कि एक बदलाव जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने से हुआ है। जी, युवाओं के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने भी विश्वास जताया है और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि विधानसभा में वो विश्वास युवाओं के ऊपर विधानसभा के टिकट के तौर पे भी निभाया जाएगा। कोई दूसरा विकल्प भी आपने रखा है अगर आपको पार्टी नज़रअंदाज करती है तो? देखिए अभी तो हमें विश्वास है कि पार्टी मौका देगी, क्योंकि अभी तक तो लगातार ये बात भी आ रही थी कि आपकी उम्र बहुत कम है, अभी अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो अब वो 10 साल निकलते निकलते अब उम्र भी हमारी अगले विधानसभा चुनाव में करीब 38-40 साल के आसपास के हो जाएंगे। तो और वो भी और उसके बाद हमें अपने ऊपर विश्वास है कि इतना पर्याप्त संघर्ष हम लोग कर लेंगे कि पार्टी को विश्वास रहेगा कि चुनाव जीत सकते हैं। जैसे कि आप अभी युवा हैं और आपने बोला कि युवा को मौका दें, जैसे अगर देश विदेश की भी बात की जाए जिसे अपन जेनजी का नाम देते हैं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि आज के समय का जो युवा जो भी जनता है वो अधेड़ और अधिक उम्र के लोगों को नज़रअंदाज कर रही है? आज के दौर में युवाओं का आना ही देखिए युवा हमेशा ज़रूरी है। हमेशा से जो क्रांति की ज्वाला रहती है वो युवाओं में ही जागती है जी, एक समय के बाद जैसे हम लोग राजनीतिक तौर पे चर्चा करते हैं कि व्यक्ति बहुत समझदार हो जाता है। जब वो समझदार हो जाता है तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता जीवन में। जी, उसको अपने बीवी बच्चों की चिंता रहती है, उसको अपने जीवन यापन का विचार करना होता है, तो वो ज़्यादा क्रांतिकारी डिसीजन नहीं लेता है।
जो युवा होता है, क्योंकि वो निडर होता है, उसको ये डर नहीं होता कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अभी घर में कुछ ऐसा प्रोवाइड करने की उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। तो जो क्रांतिकारी सोच होती है वो हमेशा युवाओं के अंदर ही आती है। लेकिन भारत के युवाओं की तुलना, अगर हम अपने देश की तुलना बांग्लादेश या नेपाल से करें तो वो भी सही नहीं है। हाँ ये क्या है कि ये बहुत सेंट्रलाइज देश हैं, जो बाकी के हैं छोटे देश हैं। जी। वहाँ पे अगर ढाका के युवाओं ने कोई निर्णय ले लिया तो पूरा बांग्लादेश का निर्णय माना जाता है। बिल्कुल। या नेपाल में अगर वहाँ की राजधानी में युवाओं ने जो निर्णय ले लिया तो पूरे नेपाल को स्वीकार हो जाता है। भारत जो हम जो बोलते हैं कि खंड खंड से अखंड बना है, खंड खंड, बिल्कुल। तो इतने अलग अलग विचार के इतने अलग अलग खंड हैं हमारे देश में कि कभी भी किसी एक खंड का जो विचार होगा वो पूरे देश को स्वीकार होगा ही नहीं। इसीलिए भारत देश में ना कभी कोई तानाशाह हो सकता है, ना कभी कोई मिलिट्री कू हो सकता है, क्योंकि हम लोग, हमारी सोच इतनी विभिन्न है और उस विभिन्न सोच को किसी भी एक केंद्र पर ला करके आप केंद्रित नहीं कर सकते हैं। जो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं आ सकता कि जो पूरे देश जिसको स्वीकार कर ले कि हाँ ये सही। बिल्कुल। सिर्फ लोकतांत्रिक नेता को ही देश स्वीकार कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को, जिसको वो पसंद ना भी हो, उसको भी ये विश्वास रहता है कि पूरे देश ने बहुमत से इसको चुना है, इसलिए ये देश चलाएगा। ज़बरदस्ती जिस दिन आएगी उस दिन ये सब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई इस तरह के निर्णय स्वीकार नहीं करेगा। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है, आपका कहना यही है? ये तो हर देश की आत्मा होती है। आप क्रांतिकारियों को देखेंगे तो स्वर्गीय भगत सिंह जी से लेकर के और आज तक हमेशा क्रांतियाँ युवाओं ने लाई हैं जी। और चुनाव में भी, मतलब उसको हम नेपाल की तरह एक क्रांतिकारी उसमें ना सोच करके विधानसभाओं के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो युवा ही तय करते हैं कि किसका माहौल बन रहा है, किसके साथ जाना है। आज के समय पे युवा अपने माता पिता को तैयार कर लेता है कि ये बड़े अच्छे नेता हैं, इनके साथ जाना है। माता पिता अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते कि ये नेताजी बड़े अच्छे हैं, इनके साथ जाना है। जी। आपके परिवार के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो आपके पिता के ऊपर ही नहीं बल्कि आपकी माँ के ऊपर भी हत्या के आरोप लगे हैं। इस घटनाक्रम को आप जब अपने जीवन में देखते हैं तो किस प्रकार देखते हैं? और वो भी उस समय हत्या के आरोप लगे जब वो वर्तमान में विधायक थी और राज्य में सरकार उनकी थी। देखिए, ये अच्छा हुआ विषय आपने उठाया है जी। जिस घटना का आरोप माताजी के ऊपर लगा था जी, वो घटना हुई थी 2005 में, 5 या 6 में। जी। हमारी एक मेट थी, उसने भोपाल के वाले निवास पे सुसाइड किया था। जी। उस समय पे ना हम लोग भाजपा में थे, ना हमारी माताजी विधायक थी। अच्छा, विधायक नहीं थी? और ना ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बावजूद भी माताजी के ऊपर कोई केस नहीं बना। जी। और पूरे केस की जांच कंप्लीट हो गई थी। उस केस, अब क्योंकि किसी ने उसमें विशेष रुचि नहीं ली तो उस केस में खात्मा नहीं लगा था। फिर जब पिताजी के ऊपर ये वाला केस लगा जो इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और क्योंकि हम लोग उस समय पे मैं 18 साल का था, बाकी जो मेरे भाई हमसे भी छोटे थे, तो हम लोग उतना सक्रिय नहीं थे राजनीतिक गलियारों में। हमारी माताजी ही थी जी। और माताजी नेताओं से मिलने जाती थी और कोर्ट कचहरी जाया करती थी, ये सब चीज़ें समझती थी। तो जो नेता चाहते थे पिताजी को परेशान करना जी, उनको ये लगा कि अगर ये घूमती रहेंगी और अगर ये हर जगह अपनी दलील रखती रहेंगी तो शायद हम पिताजी को फंसाने में सफल ना हो, राजनीतिक दृष्टि। तो अलग से फिर ये ढूंढ ढांड के उनके इतिहास से निकाला गया कि इनके ऊपर क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये घर बैठ जाएं। तो पता पड़ा कि भाई 4-5 साल पहले ऐसा कुछ केस हुआ था, उस केस को उठाया गया, उसको पुनः फिर, मतलब केस तब हुआ था जब हम भाजपा में नहीं थे, जब हम विधायक नहीं थे जी, मतलब माताजी जी। और वो केस माताजी के ऊपर लगा तब जब हम भारतीय जनता पार्टी की माताजी सदस्य थी और भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी उस टाइम पे। मतलब पहले हो गया था, बाद में। हाँ, अगर उस केस में सत्यता होती, अब वही चीज़ है कि मतलब हम लोग इस बात पे डिबेट करते हैं क्योंकि सजा कोर्ट ने सुनाई है तो आप क्या बोलो उसमें वो। पर अगर उस केस में सत्यता होती तो जब माताजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, जब विधायक भी नहीं थी, तब वो केस कैसे बच जाता? विधायक रहते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
जेल भी जाना पड़ा था, पर जब वो केस लगाया गया था तो केवल ये बोल के लगाया गया था कि आपको अरेस्ट नहीं करना चाहते हम, आप तो बस घर बैठो, बाहर मत निकलो। और फिर माता जी ने खुद जाके विधानसभा पहुंची, विधानसभा में समर्पण किया। मतलब पुलिस, ये माता जी को जेल भेजने का पुलिस का कोई विचार नहीं था, रोल नहीं था, खुद ही इन्हें उनका सरेंडर विचार किया था। केवल ये था कि ये पिताजी के केस के लिए भाग दौड़ ना करें और अपनी सक्रियता खत्म करके घर पे बैठे। आपकी अगर निजी अब राजनीति की चर्चाएं हो गई, आपके निजी जीवन पे अगर चर्चा की जाए तो ऐसे कोई घर के काम जो आप करते हो? एक समय पे खाना बनाने का शौक था, अब वो भी 2-4 साल से वो भी नहीं है। नहीं। पत्नी के जाने के बाद से फिर थोड़ा सा मतलब मन भी नहीं लगता बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आपने बताया कि पत्नी के जाने के बाद आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो लोगों का ये भी कहना है कि आप मिलते भी बहुत कम हैं लोगों से। देखिए अभी थोड़ा सा समय ऐसा रहा है वो 2023 का, कि मतलब हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा कठिन समय रहा। जी। और फिर एक ये लगता था कि शायद मौका विधानसभा का मिलेगा तो कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हो जाएंगे, और काम में व्यस्त रहेंगे तो इस विषय में शायद कम सोचें। जी। पर वो भी मौका नहीं मिला। फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी कोई। तो एक जो बुरा दौर होता है कि आदमी जो जिसको कहने लगता है कि डिप्रेशन में जाने लगता है, वो परिस्थिति बनने लगी थी। और अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से उससे बाहर हैं, पर कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होता है कि जैसे अगर ये घटना नहीं हुई होती तो टिकट विकेट मिलना ना मिलना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है। जी। परिवार में जैसे हमारी धर्मपत्नी हमसे समय मांगती रहती थी कि घूमने चलते हैं, ये करते हैं, और उनको हम टालते रहते थे कि अब विधानसभा का चुनाव हो जाए उसके बाद चलेंगे। जी। टिकट कट भी जाती तो भी दुख नहीं होता, कम से कम वो सारी बातें हम लोग पूरी करते हैं। बिल्कुल। और अगर ये विधानसभा का टिकट हो गया होता तो ये रहता कि भले ही दुख था लेकिन किसी चीज़ पे फोकस कर लेते कि भाई ये काम है, ये जिम्मेदारियां हैं, पूरी करनी हैं, तो भी शायद वो ना होता। पर ये समय थोड़ा सा ऐसा बना कि दुखी भी काफ़ी रहे, और मतलब हर चीज़ में मन इतना नहीं लगता। जी। आपके परिवार में बहुत से लोगों का परलोक गमन, ये जैसे कि आपके पिताजी का चला जाना, 3 मामा भी आपसे दूर हो गए, और आपकी धर्मपत्नी का निधन, इस प्रकार की जब घटनाओं को आप देखते हैं तो क्या लगता है, कर्म या सिद्धांत, इत्तेफाक या कुछ और, क्या मानते हैं आप? देखिए ये तो अ, जैसा हम लोग बात करते हैं कि सब भगवान के हाथ में होता है। जी। इसमें आप ये सोचें कि किसी एक व्यक्ति के कुछ करने से बाकी 50 लोगों पर असर पड़ रहा है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दुर्घटनाएं हुई मामा जी लोगों के साथ, वो ऐसी थी कि मतलब दुर्घटनाएं ही थी। और 2 मामा लोगों की हमारे तक का वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई। जी। एक मामा जी का इलाज के दौरान दिल्ली में स्वर्गवास हुआ। तो वो तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं जो हुई। जी। फिर पिताजी का जो था, पिताजी को जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्हें बहुत विश्वास था कि केस सही नहीं है, मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा। जब न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिला तो उसके बाद वो बहुत दुखी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना उस कारण से हुई। और धर्मपत्नी का जो है, तो बीमारी एक ऐसी है कि उसको जी। मतलब जो अच्छे से अच्छा सब हो सकता था हम लोगों ने प्रयास किया। ये जो चीज़ें हैं शायद अब लौट के सुधर भी नहीं सकती हैं, और उनकी ना कभी जीवन में पूर्ति हो सकती है। ये बड़े दुख हैं और इनको जीवन में, लेकिन अब देखा गया है कि बहुत से लोगों का सवाल है, क्या केशू राजा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए हमारी माताजी, हमारे परिवार वालों का तो बहुत दबाव रहता है कि आप शादी करो, पर हमारा और हमारी धर्मपत्नी का जो संबंध था फिर वो मतलब हमें
समझ में नहीं आता कि अब किसी और व्यक्ति के साथ वो संबंध कैसे बन सकता है। पर अब भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो भविष्य में ही वो समझ में तो आएगा। ठीक है, लेकिन जो उम्मीदें आपकी माताजी आपके परिवारजनों की हैं उनको आप कैसे निराश कर सकते हैं? देखिए वही चीज़ें बोल रहे हैं कि अब क्या होता है भविष्य में वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। काफ़ी बार जैसे पप्पू साहब से हमारी बात हुई आपकी माँ साहब से, तो उनने भी यही जिक्र किया कि आप बात ही नहीं करते हैं और जब बात शादी की आती तो उठ के आप चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें अब किस क्या बोले मतलब। जी, चलिए। आपके पिता की विरासत बेहद मिली जुली है, जिस पर जितना अधिकार आपका उतना ही आपके छोटे भाई का है, लेकिन केवल आपका राजनीति में आना सबका सहयोग है, क्योंकि राजनीति वो हिस्सा है जो आपको यश, कीर्ति, वैभव, पहचान और मान प्रतिष्ठा सब कुछ राजनीति से मिलता है। ऐसे समय में केवल आपका राजनीति में आना ये सबका सहयोग है। आप नहीं तो आपकी राजनीति में आपकी जी साहब लोग, छोटे भाई और भी लोग आ सकते थे, तो देखिए सबकी सलाह है। वो तो सब जगह हर जगह रहता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता है। जी। मतलब राजनीति में अगर आप भी आना चाहें तो आपको रोक तो नहीं सकते। राजनीति लेकिन एक वो है कि जो उस तरीके से है जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, जैसे एक घर में दो राजनीतिक नेता नहीं हो सकते, लेकिन नहीं आप आए। ऐसा नहीं है। देखिए हम तो अपने छोटे वाले भाई से कई बार बोलते हैं कि भाई दो विधानसभाओं में मेहनत हमको करनी पड़ती है, एक जगह तुम मेहनत करो, एक जगह हम करें तो परिवार के लिए काम करने में आसानी होगी। जी। पर अभी तक उसने रुचि उसमें दिखाई नहीं और मुझे लगता भी नहीं है कि उसकी राजनीति में विशेष कोई रुचि है। खेती किसानी में वो ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। बाकी हाँ, जब भी अगर कभी उनका भविष्य में मन होगा जी। तो जो भी होगा, जो हमसे मदद बनी पड़ेगी उसमें करेंगे। आपके पिताजी की राजनीतिक विरासत बेहद मिली जुली रही है। कहीं उनको यश, कीर्ति, वैभव, मान, अपमान, प्रेम, रंज, तिरस्कार सबसे सामना करना पड़ा, लेकिन अब आप अपनी जनता के प्रति आप कैसे विश्वास अपना बना पाएंगे? देखिए जो हमें उचित लगता है कि जनता के बीच में विश्वास बनेगा वो सब हम कर ही रहे हैं। जहाँ विश्वास बनेगा कि नहीं बनेगा ये निर्णय जनता को करना है। क्योंकि पिताजी की आपके दोनों हिसाब की छवि है। हर नेता की दोनों हिसाब की छवि होती है। आज तक आपको ऐसा कौन सा नेता मिला है कि लोगों ने कहा हो कि ये तो अच्छे ही अच्छे हैं और उसका कोई निंदा करने वाला ना मिला हो? जी। आज मतलब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी जो मतलब अपने देश में आज सबसे लोकप्रिय नेता भी ढूंढने जाएंगे जो 25-25, 30-30 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं विधानसभा के, उन्हें भी अगर आप देखने जाएंगे तो उन्हें भी 40-42-45% वोट ही मिलता है। मतलब 55% जनता तो उनके खिलाफ ही वोट कर रही है ना। ऐसा कोई नेता नहीं होगा दुनिया में जिसको 100% वोट मिलता हो। जी। कहते हैं आदमी जितना ऊपर उठता है उतना ही अकेला होता है। तो जब आप अकेले बैठते हैं, जैसे ऐसा कोई आपके ऐसे मित्र हैं जो आपसे निसंकोच बात कर लेते हों, हंसी ठिठोली कर लेते हों और आपसे कोई भी बात बोलने में संकोच ना करते हों? बिल्कुल, मित्र तो ऐसे ही होते हैं। जी, लेकिन आपके हैं, क्योंकि आपको उस हिसाब से तो बहुत देखा जाता है कि आदर और सम्मान की दृष्टि से सब देखते हैं। नहीं, जो साथ में पढ़ते हैं, जो साथ में बड़े हुए हैं जी, वो फिर मित्र ही रहते हैं जीवन उपरांत। जी। और मित्रता के भाव से ही बात करते हैं। जब आप एकांत में केशु राजा नहीं होते हैं, केवल केशु होते हैं, तो क्या होते हैं? हम तो केशु ही हैं, केशु राजा। हमने तो कई बार बोला भी कि केशु राजा ना लिख के केशु लिखो। तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि ये बुंदेलखंड की पहचान है। ये जो जिस तरह से वो राजा शब्द लगाया जाता है, बोले बुंदेलखंड की पहचान है, बुंदेली संस्कृति का हिस्सा है, तो उससे वो आप मत हटाओ। ऐसे कोई चीज़ नहीं है। आप अपने आप को अपने परिवार में किसके जैसा सबसे अधिक पाते हैं, अपने माताजी या पिताजी या कोई अन्य? देखिए कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जी। माताजी की से भी सीखा है, पिताजी से भी सीखा है, और उन दोनों सबके मिले जुले सीखों का और हर चीज़ का कुछ गुण हो जो आपको लगता हो कि ये पप्पा साहब भी करते थे, आप भी करते हैं, माँ साहब भी? कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पिताजी से मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो माताजी से मिलती हैं। जी। अभी तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हमको ही समझ में आ रही हैं कि भाई माताजी के बहुत सारी आदतें हम में आ गई हैं। तो वो सब कुछ होता रहता है।
आप अगर राजनीति में ना होते तो क्या होते? राजनीति में ना होते तो कोई एनजीओ चला रहे होते। देखिए हमारे मतलब ऐसा कहो तो लोग अभिमानी मानते हैं अपने के, अभिमान कर रहे हैं, पर इतना मतलब इतना हमारे पिताजी भी और उनके पूर्वज भी, इतनी व्यवस्था है हमारे परिवार में कि जी। कुछ जीवन में ना भी करें तो भी बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जी। लेकिन कोई भी इंसान, और ये हमने अभी पिछले 2-3 सालों में और ज़्यादा गहराई से समझा है, जी। ऐसा जीवन नहीं निकाल सकता जिसमें वो कुछ ना करे। आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तो चाहिए, वरना खरबपतियों के घरों में भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं जी। कि दुखी, कि जीवन से इतना दुखी हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर ले, तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर जीवन में लक्ष्य ना हो तो वो सबसे बड़ी कमी होती है। जी। तो कोई ना कोई लक्ष्य आपको अपने जीवन में बनाना पड़ता है कि हम इस लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं भैया। और ये लक्ष्य हमें अपने जीवन में पूरा करना है। जी। तो वही उसी प्रकार से ये हमने अपने लिए लक्ष्य बना के रखा है कि जो जीवन यापन करने के तरीके हमने विदेशों में लोगों को देखा है जी। कि भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहते हैं, सबके पास रोज़गार है, सरकार जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार हैं, उस प्रकार का कुछ हम बुंदेलखंड के लोगों के लिए कर सकें। कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, कितना सफल होंगे, कितना नहीं सफल होंगे, वो समय के साथ पता पड़ेगा। पर ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के प्रति हम जिस भी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे तो प्रयास करेंगे कि आगे बढ़ते रहें। आपको देश विदेश का नॉलेज है और आप एक शिक्षित हैं, लेकिन इसके बाद भी आपने वहाँ से आके राजनीति को ही अपना हिस्सा क्यों चुना? राजनीति एक पौध और है जिसे कहीं ना कहीं एक वेश्या की दृष्टि से भी देखा जाता है। कहते हैं कि काजल की कोटरी की तरह है कि इंसान अगर अंदर जाए तो बाहर आए, तो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि उसको काजल ना लगे। लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना? आप चाहते तो व्यवसाय भी कर सकते थे। आप देखिए व्यवसाय भी आज भी करते हैं व्यवसाय, और जैसा कि हमने आपसे कहा कि जीवन में एक लक्ष्य आपके होना चाहिए जी। और हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने का सबसे आसान तरीका राजनीति है। अगर कि राजनीति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आप भ्रष्टाचार भी ख़त्म कर सकते हैं जी। और जनता के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव भी लेकर के आ सकते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि काजल की गुफा में घुसेंगे तो काजल लगेगा, ये होगा, तो वही हमने आपसे पहले भी कहा था, ये कितने सफल होते हैं या कितने असफल होते हैं ये वक्त बताएगा। जी। क्या हम भी उसी भ्रष्टाचारी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? क्या उसमें कुछ सुधार कर पाएंगे? ये तो समय के साथ पता पड़ेगा। लोगों का काम है आरोप लगाना। कहीं ना कहीं आप पे आरोप बिजाऊ विधानसभा का लगा ना, कि जब आपने समर्थन दिया तो लोगों ने तो बोला कि केशु राजा ने सच्चाई जो भी हो, आपने बताया कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन लोगों ने जो अपने आरोप थे वो लगाए। देखिए एक आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताते हैं जी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिकाऊ ना हो, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति की कीमत अलग होती है। और जो ये हल्ला अफवाह हो रही है या जितना कोई भी व्यक्ति हमको दे सकता है उतने पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, ना हमें कुछ मिलना है, ना हमारा कुछ जाना है। ये चीज़ चरण सिंह जी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी हमसे इस तरह की कोई चर्चा नहीं की। कुछ लोगों से उन्होंने की है, हमें वो भी पता है, पर उन्होंने हमसे कभी पैसों की कोई चर्चा नहीं की। जब भी हमने उनको रणनीतियाँ बताई तो उनको साफ बताया कि जो भी आप पैसा खर्च करेंगे, हमारे कार्यकर्ता आपको केवल रास्ता दिखा देंगे कि यहाँ पे आप इस चीज़ की व्यवस्था कर लीजिए, यहाँ पे ये खर्चा है, ना आप पैसा हमारे कार्यकर्ता को देना, ना आप हमें दो। अब उन चर्चाओं में ऐसे भी नेता रहे जिन्होंने कहा कि आपको जो आरोप लगाना है लगाओ, लेकिन 25 लाख तो हम अपनी गाड़ी में रख के घूमेंगे। तो अब उनको क्या, उनको 25 लाख रखा है उनकी गाड़ी में कि नहीं रखा है वो चरण सिंह जी जाने, हमको नहीं पता। पर हमने ना कभी उनसे उस विषय में मांग की जी, और ना कभी उन्होंने उस विषय में हमसे चर्चा की। कुछ सवाल के आंसर हैं, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। सुबह की शुरुआत चाय या कॉफ़ी? ना चाय ना कॉफ़ी, बादाम से करते हैं। ये दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी। बबलू शुक्ला या चरण सिंह यादव? पार्टी के हैं इसलिए चरण सिंह यादव। आपका पॉलिटिक्स रोल मॉडल?
जीतू पटवारी जी। जीतू पटवारी जी, ठीक है, यही है। मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी, इसमें क्या पूछना है। पार्टी में लोकतंत्र या परिवारवाद? लोकतंत्र, राजनीति में लोकतंत्र ही हमेशा रहता है। आप कहते हैं लोकतंत्र, तो फिर राहुल गांधी जी आपके वो हैं और उनके कहीं देखिए, ये उनको परिवारवाद ही चल रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज भी कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में राहुल गांधी जी से ज़्यादा वोट किसी के पास नहीं है। बात ये नहीं हो रही कि वो एक विधानसभा में उनके पास कितना वोट है या एक लोकसभा में उनके पास कितना वोट है। आज भी 20% लोग वहाँ वोट कर देंगे जहाँ पर राहुल गांधी जी कहेंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। उनकी जगह पे आप किसी को भी ले आएंगे तो पैन इंडिया अपील उतनी किसी और नेता की नहीं। लेकिन कांग्रेस ने किसी और को जगह ही नहीं दी। पहले उनकी माताजी, फिर देखिए, पहले पिताजी, फिर माताजी। जैसे कि आपने कहा कि लोकतांत्रिक बात, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो जिस दिन बहुमत में आके निर्णय कर लेंगे कि राहुल गांधी जी को नहीं रखना है, कोई नए व्यक्ति को मौका देना है, वो पलट लेंगे बाजी। लेकिन बात वही है कि बहुमत में जो नेता हैं वो चाहते हैं कि राहुल जी रहें, इसलिए राहुल जी हैं। किसी भी दल के अंदर बहुमत से काम चलता है, और बहुमत जिस चुनाव में आप खड़े हो रहे हो उसका जो वोटर है केवल उसका बहुमत मायने रखता है। अब आप ये बोलो कि पूरे देश से वोटिंग कराएंगे तो मोदी जी को ज़्यादा मिलेंगे, तो मतलब क्या मोदी जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए? नहीं, नहीं ना। कांग्रेस पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उन्हीं को, वो किसको अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं, और वो सबसे अधिक मात्रा में राहुल गांधी जी के साथ हैं। इसलिए आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया परिवारवाद का नहीं दे, लेकिन आप युवा हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। देखा गया कि कोई भी राजनेता जो होता है वो कहीं ना कहीं जो उनके युवा लगे होते हैं, तो पहले तो वो अपनी राजनीति करवाते हैं, और जब समय आता है तो वो जब स्वयं अपने आप को पीछे करने की जब वो उनकी राजनीति हो जाती है तो वो पुत्र को अपने आगे कर देते हैं, पुत्र या अपनी बेटी, जो भी उनके परिवार बात का हिस्सा होता है तो उनको कर देते हैं। और हालांकि देखा गया कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनकी एक इशारे पे अपनी जान भी दे सकते हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता? देखिए, अब जैसा कि अपने ही सवाल में आप काफ़ी जवाब देते जा रहे हैं। अगर वो नेता इतना लोकप्रिय है कि जैसा आपने कहा कि उसके इशारे पे लोग जान भी दे देते हैं, और उसने अपने बेटे को आगे किया, तो जिन लोगों ने उसके बेटे को नेता माना, भले ही बड़े नेता के कहने पे माना, पर माना मतलब मत दिया। मैं बोलता हूँ, मत दिया मतलब कि वो अपनी इच्छा से उसको नेता बना रहे हैं। अगर जैसा कि मान लीजिए कि हम और आप दोनों काम कर रहे हैं और एक बुढ़ापे के बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरा पुत्र आगे जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता वही हैं, और कार्यकर्ताओं को पता है कि नहीं आपने ज़्यादा काम किया है, मेरे पुत्र ने नहीं किया है, और आप खड़े होकर ये बोलोगे कि भाई जब तक दाऊ साहब थे तो हम भी उनके साथ थे, अब हमारा अधिकार बनता है, और हम बोलेंगे कि नहीं हमारे बेटे को आप आगे बढ़ाओ। अंत में निर्णय तो उन लोगों को ही करना है ना जो आगे खड़े हुए हैं। वो अगर आपके साथ चले जाएंगे तो कोई कितना अपने पुत्र को आगे ढकेलेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सा ऐसा भी देखा गया है कि लोग बोल ही नहीं पाते, वो आप डर समझ सकते हैं क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि उनने नहीं बोला। लेकिन ये नेता क्यों नहीं अपनी भावनाओं को समझते हैं? जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें भी आगे जाना चाहिए। और आज के दौर में देखा गया है कि जो योग्य होता है, सक्षम होता है, तो कहीं ना कहीं उसे उसी की पार्टी के द्वारा या अन्य पार्टी के द्वारा, उसी के लोगों के द्वारा जो योग्य होता है उसे कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, बड़ों के द्वारा। तो ये तो हमेशा से अनंत काल से राजनीति में होता आया है और अनंत काल तक राजनीति में होगा। या तो मतदाता को इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी कि उसको सही और गलत के बीच में निर्णय लेना पड़ेगा, और या फिर उस नेता जो आप बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा लायक है, उसको अपने नेता से लड़के अपनी लायकी प्रमाणित करनी पड़ेगी कि आपके लड़के से ज़्यादा हम योग्य हैं। और जैसे अपनी है, और हम अपने पास साक्षात मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उदाहरण है। वही, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ, मैं लेता हूँ। बहुत जगहों पे ऐसा है कि भाई बड़े नेता ने बहुत प्रयास किया पर उनके पुत्र नहीं आगे बढ़ पाए। अपन कहाँ छतरपुर से अगर नाम लें तो विनोद भैया ही का नाम ले लें। वो एक बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके पुत्र उसको अपने नहीं ले पाए और राजनीति को नहीं आगे बढ़ा पाए।
और भी अपन नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो चाह रहे हैं कि हमारे पुत्र आगे बना पाएं, लेकिन अपनी विधानसभा में केवल एक ही व्यक्ति हैं जो अपने पुत्र को विधायक बना पाए, भंवर राजा जी। देखिए, जैसे भंवर राजा जी ने भी एक बार अपने पुत्र को विधायक बना दिया और जनता ने एक बार उनके कहने पे वोट दिया। अब अगर वो दोबारा विधायक बनेंगे तो वो इसलिए नहीं बनेंगे कि भंवर राजा ने उनको आगे बढ़ाया है। वो फिर अब वो अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ेंगे या जनता पीछे चुनेगी बढ़ेंगे? उनको। बड़े नेताओं के बच्चों को हम आपके साथ मान सकते हैं कि एक बार मौका बाकियों से अधिक मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद वो जीवित हैं राजनीति में तो वो अपने कारण से हैं, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो अपने कारण से फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे भाई सत्यव्रत जी की जो आपने बात की कि इतने जन लोकप्रिय नेता रहे हैं, बहुत रहे। छतरपुर जिले में आज भी उनके नाम के लोग कस्में खाते हैं, पर बंटी भैया को जनता ने नहीं वोट दिया, जबकि मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान हैं, पर वो अंतिम निर्णय जनता के हाथ में रहता है कि वो किसको वोट देकर विधायक बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं। अब आप ये बोलो कि कोई प्रयास ही ना करे, वो तो हर फील्ड में होता है। डॉक्टर का बेटा सोचता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, हीरो का बेटा सोचता है कि हम हीरो बन जाएं, तो नेता के बेटा को भी, क्योंकि उसने वही देखा है बचपन से, उसको भी लगता है कि हम नेता बन जाएं। पर वो नेता बनेगा या नहीं बनेगा, ये निर्णय अंत में जनता के हाथ में ही रहता है। उसको ही अपने वोट से निर्णय लेना है, और ये हर फील्ड में बराबर है। डॉक्टर का बेटा कितना भी सोच ले कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर वो MBBS पास नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। नेता का बेटा कितना भी चाह ले कि हमें भी पिताजी की तरह नेता बनना है, पर अगर वो चुनाव नहीं जीतेगा तो वो नेता नहीं बनेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नेता का बेटा योग्य नहीं है और उनके समर्थक अगर योग्य हैं तो उन्हें उसका ही साथ देना चाहिए, समर्थक का। हमें तो आगे ऐसा, अब आप बताइए, जैसे सत्यव्रत जी की आपने बात की, हालांकि मैं किसी के नाम लेके बात नहीं करना चाहता, मैंने नाम लिया, पर ऐसा कौन है कांग्रेस में जो ये बोले कि सत्यव्रत जी उनका सहयोग नहीं करते हैं? जो उनके पास जाता है बोलता है कि हम लड़ रहे हैं, आपको चाचा हमारा सहयोग करना है। बल्कि हमारे पिताजी से एक समय पर उनकी कंपटीशन माना जाता था छतरपुर जिले में, लेकिन हम भी जब उनके पास गए, 2018 की बात है, हमने बोला कि अच्छा हम टिकट मांग रहे हैं पवई से, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि बेटा तुम्हारे पास 4 दिन पहले क्यों नहीं आया? और अब तो नायक जी की टिकट हो गई है, और तुम पहले आते तो जो हमसे बन पड़ता हम सहयोग करते। तो सत्यव्रत जी ने ऐसा कभी नहीं किया कि उन्होंने कांग्रेस में किसी और को आशीर्वाद ना दिया हो कि नहीं तुम हमारे बेटा नहीं हो तो हम तुमको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ टैलेंट उनको दिखा है, उन्होंने प्रयास किया है कि वो लोग आगे बढ़ें, और उनके परिवार से, उनके आशीर्वाद से ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से लोग विधायक हैं, और आगे भी मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से कई लोग विधायक बनेंगे। ठीक है, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार।